नमस्ते छात्राओं। आज हम देखते 10वीं का पाठ गोवा जैसा मैंने देखा। इसके लेखक हैं विनय शर्मा जी। इनका परिचय दिया है। इनका जन्म हुआ था 1973 उज्जैन मध्य प्रदेश में। इन्होंने अधिकांश लेखन उनके अनुभव पर ही किया है। इनकी रचनाएं अनेक पत्र और पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है और इन्हें यात्रा वृत्तांत मतलब प्रवास वर्णन लिखने की बहुत पसंद है। तो आइए देखते हैं इस पाठ के बारे में। प्रस्तुत इस पाठ में यात्रा वर्णन लेखक ने यहाँ किया है और इस यात्रा वर्णन में मतलब प्रवास वर्णन में लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्र किनारों, वहाँ की जीवन शैली, त्यौहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन यहाँ किया है। अभी हम देखते हैं पाठ गोवा जैसा मैंने देखा। गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है और हो भी क्यों न। यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सब परिवार हमारे साथ शामिल हो गए। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि गोवा हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद वहाँ का निसर्ग और वहाँ की आबोहवा मतलब वहाँ की जलवायु, वहाँ का समुद्र किनारा प्रत्येक पर्यटक को वहाँ आकर्षित कर लेता है और इसी कारण से लेखक अपने साड़ू के साथ इंदौर से गोवा जाते हैं। अभी आगे देखते हैं। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हो तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस मतलब उनकी मडगांव को रुकी। मडगांव एक रेलवे स्टेशन है। रेल स्टेशन पर रुकी तो एक टैक्सी ने उनका मतलब ध्यान खींच लिया। तभी वो टैक्सी में बैठ जाते हैं और रिसोर्ट के लिए मतलब वहाँ जहाँ वो रहने वाले हैं वही रिसोर्ट के लिए वो निकल जाते हैं। लेकिन आगे लेखक कहते हैं कि यहाँ का जो प्रसन्न वातावरण है, जहाँ का जो निसर्ग है उससे मेरी सारी थकान मिट गई। और वो आगे कहते हैं कि मतलब पर्यटन का भी एक बहुत आनंद है, क्योंकि जब भी हम जीवन में बहुत सारी समस्या से जूझ रहे होते हैं या जीवन में निराशा आ जाती है तो हमें अवश्य ही पर्यटन का आनंद लेना चाहिए। उसी से हम हमारा मन तरोताज़ा और प्रसन्न कर सकते हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है तथा वर्षभर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है।
फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। अभी लेखक आगे कहते हैं कि कुछ देर बाद, मतलब टैक्सी के बैठने के कुछ देर बाद, हमारी टैक्सी मड़गांव से 5 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट जिसका नाम है कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में रुक गई। तो हम, मतलब ये रिसोर्ट लेखक ने पहले से बुक किया था। वो सिर्फ वहाँ मतलब 4-5 दिन या जितने दिन का उनका प्रवास था उतने दिन वो वहाँ रुकने वाले थे। वहाँ वो चले गए, सब अपने अपने कमरों में चले गए। इसके पहले कि लेखक कहते हैं कि मैं आपको, मतलब गोवा घूमने से पहले मैं आपको गोवा के बारे में जानकारी बताना चाहता हूँ कि गोवा एक बहुत छोटा सा राज्य है जो 2 भागों में बटा हुआ है। उसमें से पहला भाग है दक्षिण गोवा जिला और तथा उत्तर गोवा जिला। मतलब गोवा में सिर्फ 2 ही ज़िले आते हैं, उनके 2 ही ज़िले आते हैं। और गोवा की राजधानी है पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और लेखक की सभी नदी के बारे में बताते हैं। मांडवी नदी बहुत बड़ी है और तथा वर्ष भर उसमें पानी रहता है। लेकिन वो आगे क्या कहते हैं, लेकिन इतना सब समुद्री इलाका होने के कारण भी यहाँ मौसम में क्या रहती है, उमस। मतलब हवा बंद होने से जो भी गर्मी उत्पन्न होती है उसे क्या कहा जाता है, उमस। तो यहाँ पर गर्मी रहती है, लेकिन और शरीर भी क्या होता है, चिपचिपाता रहता है। लेकिन मुंबई जितना नहीं, मतलब मुंबई में जितनी गर्मी है उतनी गोवा में गर्मी नहीं है, क्योंकि गोवा का क्षेत्र जो है ज़्यादातर हरितिमा है। मतलब वहाँ पर हरियाली ज़्यादा है, लेकिन धूप भी ज़्यादा होती है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। मतलब यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि गोवा को कुल मिलाकर 40 समुद्री तट है। ये तट होने के बावजूद महंगे होटलों के कारण और यहाँ की जीवन शैली के कारण गोवा पहचाना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। मतलब वो भारतीय संस्कृति का पालन भी करते हैं। यहाँ की शाम, आगे कहते हैं, यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है। तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच की ओर चले। आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना भी मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उसे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें उनका घर गिरा देती तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते, और यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं है। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है, यही जीवन का सत्य भी है। अभी लेखक कहना चाहते हैं कि बाद में हम विश्राम करने के बाद शाम को एक बीच पर चले गए। उसका नाम है बेनालियम बीच, और वो बहुत ही सुंदर और शांत जगह थी। अभी लेखक कहते हैं कि मतलब हमारे रिसोर्ट से बेनालियम बीच की दूरी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 1 किलोमीटर ही थी। लेकिन हम जल्दी जल्दी चलते जा रहे थे, फिर भी रास्ता कट ही नहीं रहा था, क्योंकि समुद्र देखने का उनका जो उत्साह था वो बहुत ज़्यादा था। अभी वो आगे कहते हैं कि फिर हमें क्या हुआ, लहरों की अचानक आवाज़
सुनाई दी। हम सभी दौड़ पड़े। लहरों की आवाज़ सुनाई दी, मतलब अभी समुद्र इलाका पास आ रहा था, तो सभी समुद्र देखने के लिए दौड़ पड़े। आगे वो कहते हैं कि मतलब अभी सड़क भी पीछे छूट गई थी, क्योंकि अभी रेतीला तट शुरू हो गया था, इसलिए रेती में धंसे हुए जो पैर है वो हमें निकालना भी अभी क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी हम पूरे ताकत से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। और फिर लेखक क्या करते हैं, खूबसूरत समुंदर को देखकर उसे जाकर लिपट लेते हैं। आगे कहते हैं कि हमारे बच्चों, मतलब उनके साथ उनके बच्चों थे, वो भी रेती में घर बनाने में जुट गए। और जब भी लहर आती थी, समुंदर की लहर आती थी, तो वो घर मतलब टूट जाता था। लेकिन फिर बाद में बच्चे और दूसरा रेती का घर बनाने में जुटे रहते। तो यही का निरीक्षण करते हुए लेखक कहते हैं कि इन बच्चों से बार बार रेत का घर टूटने से भी बार बार वो बनाते हैं। इससे लेखक कहते हैं कि मुझे तो इन बच्चों से एक सीख सिखा दी कि जीवन में हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए, मतलब आशावाद रखना ही चाहिए। शाम गहराने पर, मतलब जब भी अभी सूर्यास्त हो जाता है, तब वो सब किनारों में बैठ जाते हैं और मानो वो के लहर कह रही हो कि बनने के बाद तो सबको मिटना ही है और नियति का यही सत्य है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य भी देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टीं टीं की आवाज़ भी आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधे नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर बैठ जाते हैं। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतज़ार रहता है, मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना और पक्षियों का टीं टीं कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों का अच्छा मनोरंजन करता है। अभी लेखक यहाँ पर एक मज़ेदार दृश्य को, मतलब वो बैठते बैठते देखते हैं और यहाँ वो अनुभव लिखते हैं कि कहते हैं कि लहरों की आवाज़ से पक्षियों की आवाज़ भी हमें आने लगी, क्योंकि पक्षी क्या करते थे, जो लहरों के साथ बहकर मछलियाँ आई हुई है तो उनका शिकार करने के लिए पक्षी इधर उधर किनारे पर मंडराते रहते थे, मतलब उड़ते रहते थे, लेकिन वो तेज हवा के कारण एक ही दिशा में उड़ भी नहीं पाते थे और वही सुस्ताने के लिए किनारे पर ही बैठे रहते थे। और कुत्तों को भी इसी बात का इंतज़ार रहता था कि कब पक्षी मछलियों को पकड़ ले और मतलब पक्षियों के मुंह में से कब कुत्ते झपट कर उनसे लड़ाई कर वो मछलियाँ छीन ले। लेकिन यहाँ लेखक कहते हैं कि कुत्तों को ज़्यादा सफलता मछलियाँ पाने में नहीं मिलती थी। और यही दृश्य जो है, मतलब पक्षियों का बैठना, कुत्तों का मछलियों के लिए दौड़ना और पक्षियों का टीटी आवाज़ कर उड़ जाना, यही दृश्य सैलानियों का, मतलब पर्यटनों का अच्छा मनोरंजन करता था या पर्यटकों का मन आकर्षित कर लेता था। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र शाह और भयावह दिखने लगा। अभी लेखक कहते हैं कि मतलब अभी तो बहुत मतलब रात हो चुकी थी और चंद्रमा भी निकल आया था और मानो समुद्र का नया ही चेहरा उन्हें नज़र आने लगा और समुद्र उन्हें क्या लगने लगा, भयावह लगने लगा। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती है वैसे वैसे पर्यटक भी चले जाते हैं और एक अंधेरा सा छा जाता है, इसलिए लेखक को यह समुद्र एक भयावह दिखने लगा। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ
बाइक आदि किराए पर भी मिल जाती है और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा। यहाँ सी फूड की अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी। अभी लेखक आगे कहते हैं कि अगले दिन ये हो गया पहले दिन का। अभी अगले दिन हमने क्या किया, गोवा घूमने के लिए बस से ही जाने की योजना बनाई। वैसे लेखक कहते हैं कि यहाँ गोवा फिरने के लिए या घूमने के लिए यहाँ पर बाइक या मोटर किराए पर भी मिल जाती है, लेकिन लेखक ने बस से जाना मुनासिब समझा क्योंकि उनके साथ में बच्चे थे। और वो आगे कहते हैं कि यहाँ समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मांसाहारी भोजन ही यहाँ ज़्यादा मिलता है। और शाकाहारी जो पर्यटक है, जो भी प्रवासी शाकाहारी है, उन्हें तो यहाँ स्वादिष्ट भोजन के लिए जूझना ही पड़ता है। और लेखक के घर के सब शाकाहारी होने के कारण उन्हें वो शाकाहारी होटल ढूंढने के लिए बहुत घूमना पड़ा। और घूमने के बाद होटल तो मिल गया, लेकिन जेब तो पूरी ढीली हो गई। यहाँ के होटल या पर्यटन का जो भी खर्चा होता है यहाँ बहुत ज़्यादा है। यह समस्या तो लेखक को पहले से ही पता थी, लेकिन गोवा का समुद्री इलाका और इतना सुंदर वातावरण सब पर्यटकों का मन आकर्षित कर लेता है, इसलिए लेखक वहाँ घूमने के लिए गए थे। इसलिए हम अपने रिसोर्ट के स्यूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। और लेखक कहते हैं कि यहाँ शाकाहारी भोजन बहुत भटकने पर मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम हमारे जहाँ ठहरे हुए थे, जिस होटल में ठहरे हुए थे, वही हम भोजन करते थे। अभी आगे कहते हैं, सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अभी लेखक कहते हैं कि आगे हम क्या हुआ, अंजुना बीच पहुँचे। अभी एक बीच का नाम आया है, पहले हो गया बेनालियम बीच, अभी लेखक जाते हैं अंजुना बीच पर पहुँचते हैं। और कहते हैं कि गोवा में लगभग छोटे और बड़े मिलकर 40 बीच है, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है। अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमज़ोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफ़ी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ कई ने अपना घर बना लिया है। अभी लेखक कहते कि हम बाद में अंजुना बीच पर गए और अंजुना बीच जो है बहुत ही नीले पानी वाला है और पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ बीच पर मनोरम दृश्य देखा जा सकता है, लेकिन समुद्र तक जाने के लिए हमें थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ता है। और नीले पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है और इसी में से बहुत सारे पत्थरों में छेद भी पड़ गए थे। इसलिए लोगों ने वहाँ अपने कई घर बना भी लिए थे। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ लेखक कहते हैं कि फिसलने का डर भी लगा रहता है, लेकिन जीवन में एक विपत्तियों का भी एक अलग ही आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है।
आगे लेखक कहते कि युवा दल मतलब तरुण दल तो मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन जो लोग परिवार के साथ आए हैं उन्हें अपने बच्चों को खतरों से सावधान, जहाँ पर लिखा होता है ऐसे ही निर्देश मतलब इसी दिशा में लगा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालिया बीच तथा अंजुना बीच का अपना अपना सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाती है, लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही बेची जाती है। इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसके विपरीत अंजुना बीच बहुत ही गहरा और नीले पानी वाला है। यह अभी लेखक कहते हैं मतलब एक बात वो कहना चाहते हैं कि दो बीच उन्होंने देखे, बेनालियम बीच और अंजुना बीच। और वो कहते हैं कि अंजुना बीच बहुत ही उथला हुआ है, मतलब ज़्यादा गहरा या ज़्यादा गहरा नहीं है, इसलिए मछुआरों की पहली पसंद मतलब जो भी मछुआरों मतलब जो भी मछली बेचते हैं या मछली पकड़ने का व्यवसाय करते हैं उन्हें कहा जाता है मछुआरों। तो मछली पकड़ने वाले लोगों की पहली पसंद अंजुना बीच है। और आगे वो कहते हैं कि मतलब बेनालियम बीच है सॉरी, और अंजुना बीच बहुत ही गहरीला है और पथरीला है और नीले पानी वाला भी है, इसलिए अंजुना बीच ज़्यादातर बॉलीवुड की पहली पसंद है। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे। लेखक कहते हैं कि दोनों बीच व्यावसायिक है, मतलब बेनालियम बीच ज़्यादा उथला नहीं है, इसलिए वो मछुआरों की पसंद है। और अंजुना बीच जो है जो कि नीला पानी वाला है, पथरीला है और गहरा है, वो बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। बाद में वो कहते हैं कि इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे, जो कि गोवा राज्य की राजधानी है पणजी शहर, और वो मांडवी नदी के किनारे स्थित हुआ है। घूम फिरकर शाम को हम कलिंगुड बीच पर पहुँचे। अभी लेखक तीसरे बीच पर पहुँच जाते हैं जिसका नाम है कलिंगुड बीच। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र भी है। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही आया। अभी लेखक यहाँ कहते हैं कि इसके बाद हम कलिंगुड बीच पर गए। वो सबसे बड़ा गोवा का बीच है। वो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसी कारण से यही पर्यटक ज़्यादा आते हैं। और पर्यटक ज़्यादा आने के कारण ज़्यादातर व्यवसाय इसी बीच पर स्थानीय लोगों ने किए हैं। अभी आगे कहते हैं कि यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स भी है, लेकिन कई तो हैरत अंगेज है, मतलब जिन्हें देखकर ही भयावह लगता है। सिर्फ मतलब उन्हें देखने में ही आनंद आता है। अभी लेखक आगे कहते कि हमने भी अपने रुचि के साथ वाटर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया। सबसे अधिक रोमांचकारी था पैराग्लाइडिंग। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जल राशि को देखना जितना विस्मयकारी है, उतना ही भयावह भी। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज़ हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम यानी मैं और मेरी पत्नी। पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, हवा में पैराशूट की सहायता से हमें रस्सी और पैराशूट के आधार से हवा में ही तैरना, मतलब ऊपर से ही ऊंचाई पर देखना होता है। और ये जो दृश्य था बहुत ही विस्मयकारी था और भयावह भी था, ऐसा लेखक कहते हैं। दोनों भी डर रहे थे, मतलब लेखक की पत्नी और लेखक दोनों भी डर रहे थे, लेकिन खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का
कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात की कि ऐसा रोमांचक दृश्य हमने पहली बार देखा था, सचमुच अद्भुत था। लेखक कह रहे थे हम दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का था अगर कहीं रस्सी छूट गई तो मानो दोनों भी गए, और खुशी इस बात की थी ऐसा रोमांचक दृश्य हमने पहली बार कभी भी मतलब पहली बार ही देख रहे थे। सचमुच ये सब अद्भुत था। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही, सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया, या हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। अभी लेखक आगे कहते कि हम यहाँ 4-6 दिन रहे गोवा में। हमारी एक ही दिनचर्या थी, सुबह जल्दी जल्दी उठना, नाश्ता करना और घूम फिर कर थक कर शाम को ही रिसोर्ट में आने का, और थकान मिटाने के लिए हम पूल में तैरते थे। वहाँ सभी होटलों के पास मतलब सामने ही या उन्हीं के पास स्विमिंग पूल तैरने के लिए बनाए हुए होते हैं, तो वही हम थकान मिटाने के लिए पूल में तैरते रहते थे। एक दिन हमने कोलवा बीच में बोटिंग का भी आनंद लिया, और वहाँ हमने बच्चों ने मतलब डॉल्फिन मछलियाँ भी देखी। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं, और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाती है। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियाँ तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई भी देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। अभी लेखक आगे कहते हैं कि जब भी हम आए हुए थे यहाँ, हमें इसी दौरान नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और उत्तर भारत में मतलब गोवा जैसे कि कलकत्ता इसी भाग में जैसे गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा गरबा पर्व मनाया जाता है, वैसे यहाँ भी गोवा में भी मनाया जाता है। रावण का पुतला कहीं भी जलाया नहीं जाता है, और इसी पर्व में लोग दशहरे के दिन अपने अपनी वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा भी करते हैं, और एक विशेष पेड़ की पत्तियाँ भी सबको देते हैं। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा और बसा होने के कारण बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। यहाँ लेखक कहते हैं कि मतलब मैंने इतने कम दिनों में ये तो जाना कि गोवा पूरे पाश्चिमात्य और पश्चिमी फैशन होने के कारण भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किया हुआ था। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अभी भी पकड़े हुए हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि जो भी पर्यटक या प्रवासी आते हैं वो तो पाश्चिमात्य संस्कृति लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने तो भारतीय संस्कृति की परंपरा की उंगली अभी भी वो पकड़े हुए हैं। धन्यवाद।